हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ इशिता निक्की की लव स्टोरी का पार्ट 32। यहाँ पर हम देखते हैं कि निक्की के शादी वाला दिन फ्लैशबैक में जाते हैं पीछे। शादी वाला दिन निक्की का, सब लोग बाहर चले जाते हैं, कमरे में बस निक्की, सैम और आयशा बचे हुए थे। ये तीनों ही बातें कर रहे थे। निक्की जो खुद को ठीक कर रही थी और तैयार हो रही थी। आयशा कहती है, तुम तो तैयार ऐसे हो रही हो जैसे शादी कर ही लोगी उसके साथ। निक्की कहती है, क्या शादी, वो भी उस लंगूर के साथ? शादी करना होगा तो किसी हैंडसम से करूंगी, मैं तो भागने की सोच रही हूँ। आयशा कहती है, वो डैशिंग बंदा आपके लिए लंगूर है, तो आप ही बता दीजिए आपके लिए हैंडसम कौन है। सैम अपना मुंह बनाते हुए बोलती, एक मिनट, तुझे हर बंदा हैंडसम ही दिखता है क्या? आयशा कहती, अब वो हैंडसम है तो उसमें मैं क्या करूँ? निक्की कहती, ओह गाइस, हो गया। सैम कहती, तुम कुछ गुड न्यूज़ दे रही थी। सैम कहती, इशी का पता चल गया है। निक्की जो अपने इयररिंग्स को ठीक कर रही थी, ये सुनते ही उसकी आंखें नम हो जाती है। वो सैम को देखने लगती है जैसे पूछ रही हो, क्या सच में? सैम कहती हाँ मैं सैम कहती हाँ मैं सच बोल रही हूँ। वो सैम को टाइटली हक कर लेती है। आयशा कहती है, दूर से भी तो थैंक यू बोल सकती हो ना तुम। मिक्की सैम से अलग होते हुए कहती है, ये तुम्हारी ही है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो और अब बताओ, मेरी वाली सत्या ही है ना? सैम कहती है, हाँ ईशी ही सत्या है। पर इतने में वो रुक जाती है। निक्की कहती है, मुझे पता था कि वही मेरी इशू है, आज उसे मैं बहुत मारूंगी, मुझसे मजाक कर रही थी ना। निक्की बाहर जाने लगती है। यहाँ पर जैसे ही निक्की बाहर जाने लगती है तो सैम जो बोलती है उसे सुन के वो पीछे पलटती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा क्या बोल दिया था? बैक इन 1 मिनट, पीछे। सैम कहती है, उसे तुम याद ही नहीं हो निक्की। तीनों की आंखों में इस समय आंसू थे। निक्की सैम के पास आती है। निक्की कहती, उसे मैं याद नहीं हूँ, उसकी मोहब्बत हूँ मैं, वो मुझे कैसे भूल सकती है? तुम मजाक कर रही हो ना? सैम कहती है, नहीं उसे तुम याद नहीं हो, तुम क्या, उसे कोई भी याद नहीं है। निक्की कहती, क्यों? क्यों याद नहीं है उसे कुछ? वो मुझे नहीं भूल सकती। सैम कहती है, अभिषेक उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं, अभिषेक डोंगरा ही है। निक्की को सोचते हुए बोलती है, ईशू का खास आदमी, पर वो उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? सैम कहती, पता नहीं, फिलहाल तो कुछ भी करके रजत की जगह हमको इसी को बिठाना होगा। और वापस हम आते प्रेजेंट टाइम में। सैम जो निक्की के मुंह से बेटा शब्द सुन के ब्रेक मार देती है अपनी कार का, और ब्रेक मार के सिर्फ शॉकिंग वे में निक्की को ही देख रही थी। सैम कहती है, अब ये बेटा कहाँ से पैदा हो गया तुम्हारा? निक्की कहती है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल हमें अभिषेक डोंगरा से पूछना होगा कि ईशू की याददाश्त याददाश्त कैसे गई और कैसे आएगी। अगर उस ड्रेगो को खबर मिल गई ना कि इशिता जिंदा है तो वो ज़रूर हम पे हमला करेगी। सैम कहती है, अब ये ड्रेगो कौन है? निक्की कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं देखा, बस अदा अदा को उससे बात करते हुए सुना है। साइको है वो, तुम सवाल मत करो और चलो यहाँ से। सैम सैम और निक्की माफिया पैलेस के अंदर निकल जाते हैं। वो वहाँ जैसे ही जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। जैसे ही वो कार रोकते, अंदर से गोली चलने की आवाज़ उनको सुनाई देती है। कई बॉडीगार्ड बाहर खड़े हुए थे और बाहर की तरफ नीचे लेटे हुए भी थे। सैम कहती है, निक्की तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाती हूँ। निक्की कहती है, मैं भी चलूंगी, मैं माफिया क्वीन हूँ और मुझे अपने आदमियों को भी बचाना है। दोनों अपनी अपनी गन निकालकर कार से बाहर निकलते हैं। उनके पीछे पीछे जो गार्ड्स आए थे, सैम उन्हें अलग अलग डायरेक्शन देती है और अंदर जाने को कहती है। दोनों धीरे धीरे अंदर जाते हैं। चिराग से गोली लगी हुई थी और वो हॉल में पड़ा हुआ था। निक्की उसके पास जाती है। निक्की कहती है, चिराग ये सब किसने किया और वो लोग कैसे अंदर आए? चिराग कहता है, चिराग सिर्फ इतना ही कहती है, "अ- अब अभिषेक डोंगरा", बस वो इतना ही कहता है। इतना बोलकर वो अपना उसी समय दम तोड़ देता है। निक्की और सैम उस रूम में जाते हैं जहाँ अभिषेक डोंगरा को रखा गया था। वो लोग धीरे से गेट को खोलते, रूम में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। उसी अंधेरे में कोई निक्की पे गोली चला देता है। सैम निक्की के पास आकर पूछती है, क्या हुआ निक्की, और उसको देखने लगती है। और रास्ता खाली होते ही वो जो भी था रूम से बाहर निकल जाता है। सैम अंधेरे में स्विच बोर्ड को
ढूंढने लगती है और लाइट ऑन कर देती है। सैम कहती है तुम ठीक हो? निक्की कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बस गोली मेरे हाथ में लगी है। वो अभिषेक डोंगरा को देखती है जिसे गोली लगी हुई थी। सैम उसके पास जाती है, गोली अभी अभी लगी है उसे, इसलिए सांसें चल रही थी। सैम कहती अभिषेक ये किसने किया? अभिषेक कहता वो बताने का टाइम नहीं है, इशिता मैम को मैंने एक दवाई दी थी और रोज देता था जिससे उनकी याददाश्त चली जाए और वो मेरी हो जाए, पर फिर भी निक्की मैडम का प्यार नहीं भूली वो। सैम सैम कहती अभिषेक इसी की याददाश्त कैसे आएगी, बस इतना बता दो। अभिषेक कहता है एंटीडोट जो वो ले गए। सैम कहती कौन ले गए? उनका चेहरा तुमने देखा, तुम्हें याद है? अभिषेक इतना कहता है जितने में वो वहीं अपनी आंखें बंद कर देता है। इट मीन्स वो वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। निक्की जिसके हाथ से ब्लड बह रहा था बहुत तेजी से, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। सैम उसे देखती है और उसके गिरने से पहले ही उसे अपनी तरफ खींच के उसको पकड़ लेती है और बाहर जल्दी से निकलकर उसे कार में बैठाती है। निक्की जो अब तक पूरी तरीके से उसके ऊपर बेहोशी छा चुकी थी, सैम कार को घुमाती है, तभी उसे आयशा का कॉल आता है। आयशा कहती है सैम सैम सत्या, बस उसने इतना ही कहा था। सैम कहती क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और क्या हुआ है इशी को? आयशा कहती है कुछ लोगों ने हमला कर दिया था हम पे, वो तो सही टाइम पर मन्नत आ गई, पर सत्या। सैम कहती है मन्नत इशी की सीक्रेट बॉडीगार्ड है जो फ्रेंड बन के उसके साथ रहा करती थी। वो कोई उससे प्यार व्यार नहीं करती है, वो तो किसी बहाने उसके साथ रह रही थी। आयशा कहती है और ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? आयशा कहती है अच्छा छोड़ो, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। निक्की को लेकर इशिता को सीने में गोली लगी हुई है तो हम उसे हॉस्पिटल लाए हैं। सैम कहती है ठीक है हम अभी आते हैं। सैम निक्की को लेकर हॉस्पिटल लेके पहुंचती है। वो निक्की को सहारा देकर अंदर लेकर जाती है। निक्की जो अभी तक बेहोश थी, मन्नत और आयशा उसे देखते हैं। आयशा कहती इसे क्या हुआ? सैम कहती है वो बहुत लंबी कहानी है, पहले इसके हाथ से गोली निकलवाना है। यहाँ पर सैम निक्की को एडमिट करवाती है, फिर दोनों को सब कुछ बताती है। तभी वहाँ अदा आ जाती है जिसे देखकर सैम का खून खोलने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त उसे शूट कर दे। अदा कहती है क्या हुआ, इशिता को होश आया क्या? सैम धीरे से बोलती है इसे कैसे पता चला? आयशा कहती है सॉरी बेबी, पर मैंने ही बताया उसे। मन्नत दवाई लेकर आती है और सैम को देते हुए मैम ये मेडिसिन और इशिता और निकी मैम को होश आ गया है, बस वो इतना ही कहती है। सैम कहती है ठीक है तुम बिल पे कर दो, हम उनसे मिल लेते हैं। मन्नत कहती है ओके मैम। अदा जो कब से मन्नत को देख रही थी और मन्नत जो उसके इरादों को कब से भाप चुकी थी और अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रही थी, पर वो कभी भी अपनी क्वीन को धोखा नहीं दे सकती थी। उसे पता था कि अदा इशिता की दुश्मन है, पर उसे ये नहीं पता था कि अदा ही शैडो क्वीन है, इसलिए वो उसे बिना कुछ कहे काउंटर पे जाती है। मन्नत जो बिल पे कर रही थी, अदा सिर्फ उसे ही निहार रही थी। मन्नत अब इरिटेट होकर उससे पूछ ही लेती है मन्नत क्या चाहिए तुम्हें? अदा कहती है एक रात तुम्हारे साथ। मन्नत उसके जवाब से शॉक्ड हो जाती है और उसे देखने लगती है कि वो उसे पसंद करती है, पर अब सब क्लियर हो चुका था। ये अदा की आदत थी। किसी भी लड़की की तरफ वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी और उसे वो लड़की एक रात के लिए चाहिए होती थी हमेशा, और अगर उसे वो नहीं मिलती थी तो वो उसे मारने पे भी आ जाती थी। इतना पावर तो था कि वो किसी भी लड़की को एक रात के लिए उठवा लेती थी, और इशिता भी उसे इसीलिए ही चाहिए थी। मन्नत कहती मेरे सामने से दफा हो जाओ। आई एम नॉट इंटरेस्ट इन गर्ल। अदा कहती बट आई एम इंटरेस्ट इन गर्ल। मन्नत कहती तो मैं क्या करूं? अदा कहती बस एक रात की ही तो बात है। मन्नत मन्नत कहती है मेरे सामने से हट जाओ वरना मेरा दिमाग जिसका तो मैं तुम्हें यहीं पर गोली मार दूंगी। अदा कहती है हाय क्या तेवर है, तुम चीज बड़ी हो मस्त यार, अब तो मुझे तुम ही चाहिए। मन्नत मन्नत को अब गुस्सा आ रहा था बहुत तेज, और गन निकाल कर उस पे वो तान देती है।
पर उससे अदा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी मन्नत को देखती रहती है। मन्नत का दिमाग खराब हो जाता है और वो बिल पे करके जल्दी से निकल लेती है वहां से। अदा जो उसको बस हंसते हुए देख रही थी। अदा, इशिता तो ड्रेगो की ही है, वो मेरी होने से रही, तो अब तुम्हें मेरा होना होगा, तीखी मिर्ची। इधर शाम तक सैम और आयशा उन्हें हॉस्पिटल से लेकर आते हैं। सैम और आयशा सत्या को रूम में ले जाती है और निक्की जो अर्नव जी आई मीन अपने पापा से डांट खाने के लिए रुकी हुई थी हॉल में। अर्नव जी कहते, कैसे हुआ ये, कोई बताएगा मुझे? गैंग का चीफ एंड बेस्ट मेंबर चिराग को किसी ने गोली मार दी। और और तो और गैंग के 300 लोग जो माफिया पैलेस में काम कर रहे थे, उन्हें भी कोई अकेला आया और मारकर चला गया और तुम उसे पकड़ नहीं पाए। कैसे हुआ ये? निक्की कहती, सॉरी पापा, पर ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। कोई माफिया पैलेस में एंटर कैसे किया और वो अकेले ही सबको मारकर चला गया। तभी एक कार आकर राठौड़ विला के सामने रुकती है। तन्वी जी साड़ी ठीक करती है अपनी और कहती है, मेरे प्यारे बच्चों नीचे आ जाओ, गेस्ट आ गए। उस कार से एक औरत और एक लड़की उनके साथ उतरती है। वो लड़की जो जूड़ा, उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और जीन्स शर्ट और ऊपर उसने एक डेनिम की जैकेट पहन रही थी। अर्नव जी कहते, ये यहाँ क्या कर रही है निक्की, आप जानते हो उसे? अर्नव जी कहते, ये भी एक ट्रेनर थी इशिता के साथ में ही। इशिता से भी बेस्ट, 300 लोगों को अकेले हराने की ताकत रखती थी। कितना ही टाइट सिक्योरिटी क्यों ना हो, ये उसे तोड़ देती थी। पर इस पे इशिता को पाने का ऐसा भूत सवार था, रिजेक्शन बर्दाश्त ना कर पाई और इशिता पे हमला करा दिया। हमने इसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी इसलिए। निक्की कहती, पर ये फिर से यहाँ पर? निक्की कहती, फिर ये यहाँ पर क्या लेने आई है और यहाँ कर क्या रही है? अर्नव जी, पता नहीं। वो लड़की फोन चलाते हुए आती है और सोफे पे मस्त एटीट्यूड के साथ बैठ जाती है। वो अब तक किसी को नहीं देखी थी। एक पैर पे दूसरे पैर को रखकर आराम से बैठती है। वो फोन को साइड करके सामने अर्नव जी को देखती है और इग्नोर करके फिर से फोन चलाने लगती है। फिर उसे ध्यान आता है और फोन साइड करके निक्की को ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करती है। वो मेरी भाषा में बोलते स्कैन करती है, वैसे वो देख रही होती है। वो लड़की, परियों से बढ़कर गजब की हूर लग रही हो, हीर से भी बढ़कर, तुम तो कोहिनूर लग रही हो। पीछे से उसको आवाज आती है और ये आवाज हमारी सत्या की थी। नजर ना डालिए, ये कोहिनूर हमारी है, इसे नहीं पाने की औकात तुम्हारी है। यहाँ पर दोनों का मुशायरा चल रहा था। वो लड़की कहती है, मत इतराइए जनाब कोहिनूर पे, हमारी नजर तो है सिर्फ हूर पे। ये बात उसने सत्या इशिता को देखकर कही थी। सत्या जो उसके सामने आकर बैठती है और सत्या कहती, नजर खराब हो गई है आपकी दूर की, हूर सिर्फ और सिर्फ है कोहिनूर की। वो लड़की, दोनों को हम मजबूर कर देंगे, हूर को कोहिनूर से दूर कर देंगे। सत्या कहती है, मत उलझो हमसे, हारे जाओगे, कि अगर हूर को कोहिनूर से दूर तो मारे जाओगे। सैम कहती, गाइस गाइस, पर ये मुशायरा नहीं चल रहा है, शांत हो जाओ। तन्वी जी कहती है, रिद्धि बेटा इससे मिलो, ये मेरी इशी है और उसकी वाइफ निक्की। सत्या कहती है, माँ ये हमें अच्छे से जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। रिद्धि कहती, ऑफ कोर्स, इन्हें कौन नहीं जानता, फेमस कपल है ये लोग। तन्वी जी कहती, बेटा आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा दूंगी। रिद्धि कहती, अभी नहीं आंटी, अभी तो आई हूँ, थोड़ी बातचीत कर लूँ। सत्या कहती, हाँ माँ, इनसे बात करना तो बनता है। आयशा कहती है धीरे से सैम को, सैम ये मुझे अभी सत्या नहीं लग रही है, अभी तो मुझे इशिता लग रही है, वो भी खतरनाक वाली। सैम कहती है, हाँ वही तो, अभी इशिता की आंखों में इसकी मौत दिखाई दे रही है। इशिता रिद्धि को देख रही थी और रिद्धि इशिता को देख रही थी। दोनों के आंखों में जुनून दिख रहा था। एक इंसान की आंख में उसको पाने का और दूसरे इंसान की आंखों में मौत के घाट उतारने का। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। निकी सबके लिए कॉफी लेकर आती है। निकी सबसे पहले रिद्धि को कॉफी देती है और रिद्धि कॉफी पीकर इशिता को देखती है जो उसे ही देख रही थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है।
रिद्धि कहती है निकी इसमें शुगर नहीं है। निकी कहती है पर मैंने तो डाला था। रिद्धि कहती है तुम टेस्ट करके देखो इसमें शुगर नहीं है। निकी रिद्धि का कॉफी मग लेती है और टेस्ट करती है, उसमें शुगर था। सत्या उसे देख रही थी, उसकी आंखों में गुस्से के मारे उसकी आंख में अंगारे बरस रहे थे। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो अभी कितने गुस्से में है। निक्की कहती है इसमें तो शुगर है। रिद्धि को वापस कॉफी का मग देती है। रिद्धि तुमने टेस्ट कर ली ना, तो शायद इसलिए कॉफी इस कॉफी में शुगर हो गई है। वो कॉफी का सिप लेते हुए सत्या को देख रही थी और स्माइल भी कर रही थी। रिद्धि मन में तुम्हारी याददाश्त गई है, फिर भी निकी के लिए तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ है इशिता डार्लिंग। निकी सत्या को कॉफी देने के लिए उसके पास आती है। निकी कॉफी टेबल पर रखती है और जाने लगती है तो सत्या उसे अपनी लैप में बिठा लेती है। निकी कहती धीरे से क्या कर रही हो, आप छोड़ो मुझे। सत्या कहती किसी को यहाँ प्रॉब्लम है अगर मैं अपनी वाइफ के हाथ से कॉफी पीऊँ तो। सबको देखती है वो एक नज़र। सारिका जी जो रिद्धि की मॉम थी कहती बेटा हमें क्या प्रॉब्लम होगी, पर ये सब कमरे में करो तो अच्छा होगा ना। सत्या कहती है तुम मुझे कॉफी पिलाओगी या नहीं। निक्की को देख के कहती है। निक्की सबको देखती है फिर सत्या को। सत्या जो उसे ही देख रही थी। सत्या की लाल आंखें देखो कॉफी उठाकर धीरे से उसे पिलाने लगती है। निक्की सत्या को फूंक मारकर मतलब कॉफी को ठंडी करके उसे पिलाने लगती है। और इतना काफी था रिद्धि के दिल को जलाने के लिए। सत्या कोई दीवाना मान लेता है, कोई पागल मान लेता है, वो बच जाता है जो हमें वक्त से पहले जान जाता है। कोई अलग नहीं कर सकता मुझे मेरे सुकून से। जिसने डाली नज़र हम पे मारेंगे हम उसे अपने जुनून से। सत्या निक्की को वैसे ही गोद में ग्रैब करती है और रूम में ले जाती है। रिद्धि जो ये सब देख रही थी वो उसे जाते हुए देख रही थी सिर्फ, और कुछ नहीं करती। निक्की के लिए इशिता का जुनूनियत देख रिद्धि को हल्का डर भी लगने लग रहा था। वो उसको डर लगता है हल्का सा, पर वो फिर भी उससे उलझने को तैयार थी। इधर कमरे में सत्या जो बालकनी में खड़ी थी वो एक टक सिर्फ चांद को देख रही थी। निक्की उसे पीछे से हक कर लेती है। सत्या पीछे घूमती है। निक्की उसकी आंखों में आंसू देख के उससे दूर होकर उसके आंसू को पोंछती है और बोलती है। निक्की कहती क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप। सत्या कहती क्यों होता है ऐसा मोहब्बत में, इतनी तड़प क्यों है इसमें। मोहब्बत में कभी दो लोग अगर मान जाए तो घर वाले नहीं मानते, और अगर घर वाले मान जाए तो किस्मत अलग करने लगती है, और किस्मत भी साथ दे दे तो भगवान परीक्षा लेने लगता है। क्यों सब हमें दूर करने पे लगे हुए हैं। निक्की उसे टाइटली हक करती है। सत्या जिसकी आंखें नम थी। निक्की को ये देखकर उसको भी पूरा थोड़ा सा बुरा फील होता है और उसकी आंखें भी नम हो जाती, क्योंकि उसे भी अब रियलाइज होता है कि कितना दर्द सहना पड़ता है इशिता को उसकी वजह से। और जब अब शूट हो गया तब भी उसे कितना दर्द सहना पड़ता है, और अब भी वही हो रहा था। निक्की कहती अब हमें कोई अलग नहीं करेगा बेबी, किसी ने की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सत्या उसके लिप्स पे अपनी उंगली को रखती है और बोलती है जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते। दोनों की ही आंखें नम थी इस वक्त। दोनों एक बालकनी में जो उनके झूला लगा हुआ था उस पर बैठे हुए थे, और वैसे ही गले मतलब एक दूसरे को हक किए हुए झूले पे बैठे हुए थे। शायद आज मौसम भी इनकी मोहब्बत देख कर रो रहा था। बारिश हो रही थी बाहर, तूफान जैसा मौसम, ठंडा ठंडी हवाएं चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोई साजिश भी रच रहा था इनके खिलाफ। जहां मौसम भी इनके लिए रो रहा था, वहीं कोई कोई था जो इस मौसम में हंस रहा था। वो भी इसलिए कि जल्द ही दोनों बर्बाद होने वाले हैं। ना जाने क्या मोहब्बत अब रंग दिखाएगी, ये जुदा हो जाएगी या बिखर जाएगी, या फिर इनकी कहानी कोई रंग लाएगी, या कोई अलग कर देगा इन दोनों को। फिर दोनों ही इस लड़ाई में एक दूसरे के लिए मर जाएंगे। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें तड़प ना हो। मोहब्बत तो वही है जो दर्द भी दे और खुशी भी दे। वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें जिसमें खोने का डर ना हो। सो गाइस आज का जो
पार्ट है वो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और क्या, कमेंट कर दो यार, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।